जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू एपी एकेडमी। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बुद्धिज्म स्टार्ट किया था, जिसमें हमने पढ़ा था गौतम बुद्ध के बारे में। उनसे रिलेटेड कुछ बेसिक फैक्ट्स हमने पढ़े थे, जैसे कि गौतम बुद्ध जो हैं वो किस क्लैन से बिलोंग करते हैं, उनका ओरिजिनल नाम क्या रहा है, उनके फादर का नाम, उनकी मदर का नाम। ठीक। इसके बाद उन्होंने निर्वाणा मतलब कंप्लीट एजुकेशन जो ली, एनलाइटनमेंट जो उनका हुआ वो कहाँ हुआ, उनकी डेथ कहाँ हुई, उनके टीचर्स क्या कौन कौन थे। फिर इसके बाद हमने बुद्धा की इम्पोर्टेंट इवेंट्स पढ़े थे, और हमने बुद्धिज्म का डॉक्ट्रिन पढ़ा था, जिसमें हमने उनके अलग अलग जो उन्होंने फिलॉसफीज वगैरह दी थी, जो उन्होंने अलग अलग अष्टांगिका मार्ग वगैरह के बारे में बताया था, हमने उसके बारे में पढ़ा। फिर उसके बाद उनका जो मध्य मार्ग प्रतिपदता था, मिडिल पाथ, उसके बारे में पढ़ा। हमने उनके कोड ऑफ कंडक्ट देखे जो उन्होंने अपने फॉलोअर्स के लिए दिए थे। इसके बाद फिर हमने सेक्ट्स के बारे में पढ़ा, बुद्धिज्म में कौन कौन से सेक्ट होते हैं, तो हीनयान, महायान के बारे में हमने पढ़ा, वज्रयान के बारे में। ठीक। आज हम जो शुरू करने जा रहे हैं वो है बुद्धिस्ट काउंसिल। देखिए, बुद्धिज्म में अगर हम बात करें तो जैसे हमने जैनिज्म में पढ़ा था कि जैनिज्म में टोटल 2 काउंसिल हुई थी। ठीक है। ऐसे ही अगर हम बुद्धिज्म की बात करें तो बुद्धिस्ट की 4 काउंसिल हुई थी। ठीक है। अब हमें एक्चुअली में प्रीलिम्स के हिसाब से अगर हम बात करें तो हमको इनका ईयर याद रखना है। ठीक। इसके अलावा कहाँ पर ये बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, इंपॉर्टेंट चीज है। इसके चेयरमैन कौन थे उस टाइम पर, और इसके पैट्रॉन कौन थे, मतलब उस टाइम पर राजा कौन थे जिन्होंने ये बुद्धिस्ट काउंसिल कराई थी। ठीक। तो एक एक करके हम चारों काउंसिल्स को देखेंगे, और ये सारे पॉइंट्स आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से या अगर कहें वनडे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल से। जो सबसे पहली बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी वो हुई थी अराउंड 483 बीसी में। तो आपको याद रखना है कि जो पहली काउंसिल हुई थी वो कब हुई थी, अराउंड 483 बीसी। इसके बाद ये हुई कहाँ पे थी, तो ये हुई थी राजगृह। ठीक है। जो आज की डेट में बिहार में है। ठीक है। तो आपको लोकेशन याद रखनी है, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुई थी, राजगृह में हुई थी, जो आज की डेट में कहाँ है, बिहार में। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसके जो चेयरमैन थे, ठीक है, इसके जो चेयरमैन थे वो थे महाकश्यप। तो आपको याद रखना है पहली बुद्धिस्ट काउंसिल के जो चेयरमैन थे वो कौन थे, महाकश्यप। उसके बाद अगर हम बात करें तो इसके पैट्रॉन, मतलब इस टाइम पर फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल के टाइम पर जो राजा हुआ करते थे वो थे अजात शत्रु। ठीक। तो इनके जो पैट्रॉन रहे हैं वो क्या रहे हैं, अजात शत्रु। तो आपको ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो याद रखने हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो इस काउंसिल में एक्चुअली में हुआ क्या था, तो ये जो सुत्त पिटका है और विनय पिटका, इनका कंपाइलेशन किया गया था बाय आनंद एंड उपाली। आनंद और उपाली की उससे सुत्त पिटका और विनय पिटका जो है इन दोनों को कंपाइल किया गया था। देखिए ये लिटरेचर है, विनय पिटका और सुत्त पिटका। अब इसमें क्या है, ये हम जब बुद्धिज्म के लिटरेचर पढ़ेंगे तो उसमें हम समझेंगे कि विनय पिटक और सुत्त पिटक में क्या क्या है। ठीक। अभी आपको ये समझना है कि फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में सुत्त पिटक और विनय पिटक इन दोनों को क्या किया गया था, कंपाइल किया गया था बाय आनंद एंड उपाली। ठीक। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल 483 बीसी में हुई थी। लोकेशन इसका था राजगृह। चेयरमैन थे इसके महाकश्यप। पैट्रॉन थे इनके अजात शत्रु। और जो इनमें जो काम हुआ था वो हुआ था सुत्त पिटक और विनय पिटक का कंपाइलेशन बाय आनंद एंड उपाली। तो ये था फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल। अब इसके बाद बात करते हैं सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल की। तो उसमें भी अपन को सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल में भी ये सारे पॉइंट्स याद रखते हैं। तो सबसे पहले तो सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल कब हुआ, तो ये हुआ 383 बीसी में। ये कब हुआ, सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल 383 बीसी में। ठीक है। अच्छा हाँ, एक चीज आप और याद कर लीजिएगा, यहाँ पर अगर आप चाहें तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं, ये जो अजात शत्रु थे ये हरियाणा डायनेस्टी के थे। तो आपको याद रखना है, अभी हम आगे पढ़ेंगे हरियाणा डायनेस्टी। ठीक है। तो ये हरियाणा डायनेस्टी के राजा थे अजात शत्रु। ठीक। सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल की बात करें तो इसका ईयर था 383 बीसी। अगर हम बात करें लोकेशन की, तो लोकेशन कहाँ पर हुई थी सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल, तो ये हुई थी वैशाली, बिहार में। ठीक है। आज की डेट में जो बिहार में है वैशाली जगह, ठीक है, हुआ। ठीक है, सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल। उसके बाद अगर हम इसके चेयरमैन की बात करें, ठीक है, तो इसके टाइम पर चेयरमैन कौन थे, तो सबाकमी। सबाकमी जो थे वो इसके चेयरमैन थे सेकेंड बुद्धिस्ट
काउंसिल के। और अगर हम पैट्रॉन की बात करें तो इसके जो पैट्रॉन थे, मतलब उस टाइम पर जो राजा थे वो थे काल अशोक। ठीक, सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल के जो उस टाइम पर पैट्रॉन थे वो कौन थे? काल अशोक। और आपको याद रखना है ये काल अशोक जो थे ये शिशुनाग डायनेस्टी के थे। शिशुनाग डायनेस्टी, ये सब डायनेस्टी अभी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अभी आपको सिर्फ नाम याद रखना है कि जो सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी उस टाइम पर जो राजा थे वो थे काल अशोक और ये शिशुनाग डायनेस्टी के थे। ठीक है, इसकी लोकेशन थी वैशाली और इसकी जो ईयर था वो था 383 बीसी और इसके जो चेयरमैन थे वो थे सबाकमी। ठीक है, अब इसमें हुआ क्या था? तो इसमें जो अपना स्थावरदिन्स है और महासंघिकाज है इनके बीच में स्प्लिट हुआ था। स्थार विविनदीस, ठीक है, और महासंघिकास। ठीक है, तो स्था विर्वदिन्स और महासंघिकास इनके बीच में स्प्लिट हुआ था सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल में। तो आपको याद रखना है सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल में क्या हुआ था? स्प्लिट इनटू स्थाविरविनोदीस और महासंघिकास में। क्लियर है? ठीक, तो ये पहली बुद्धिस्ट काउंसिल थी और सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल। ठीक, नेक्स्ट अगर हम बात करें थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल। ठीक, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुई वो हुई अराउंड 250 बीसी में। ठीक है, थर्ड जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुई वो कहाँ हुई? अराउंड 250 बीसी में। और ये इसका लोकेशन क्या था? तो इसका लोकेशन था पाटलिपुत्र, जो आज का बिहार है, मतलब बिहार में आज की डेट में है। ठीक, पाटलिपुत्र। ठीक है, पाटलिपुत्र में थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसके जो चेयरमैन थे वो थे मोगलापट्टी तिस्सा। मोगलापट्टी तिस्सा जो थे वो इसके चेयरमैन थे थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल के। मैं आपको ये जो एक एक पॉइंट बता रहा हूं ये हर एक पॉइंट एक क्वेश्चन है, आप समझिए, क्योंकि काउंसिल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इसका ईयर क्या था, लोकेशन क्या था, चेयरमैन कौन थे, पैट्रॉन कौन थे। अगर हम इसके पैट्रॉन की बात करें तो ये थे अशोक। ठीक है, अशोका द ग्रेट। ठीक है, और ये आप जानते हैं कौन सी डायनेस्टी के थे? तो मौर्यन डायनेस्टी के थे। ठीक, तो आपको याद रखना है ये किसके थे? मौर्यन डायनेस्टी के, अशोक। ठीक, और अशोक इसके पैट्रॉन थे थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल के। ठीक, और इनके टाइम पे क्या हुआ था? अभिधम्म पिटक। अगर बात करें, देखिए, सुत्त पिटक और विनय पिटक जो था वो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में कंपाइल किया गया और अभिधम्म पिटक जो था उसको कब कंपाइल किया गया? उसको कंपाइल किया गया तीसरे बुद्धिस्ट काउंसिल में। ठीक है, और यहां पर मिशनरी एक्टिविटी करी गई ताकि बुद्धिज्म को पूरे विश्व में फैलाया जा सके। ठीक है, मतलब मिशनरी एक्टिविटीज परफॉर्म की गई जिससे कि बुद्धिज्म को जो है वो पूरे विश्व में जो है वो फैलाया जा सके। ठीक है, तो ये था थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल। याद रखिएगा थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल जो था वो हुआ था 250 बीसी में। उसकी लोकेशन थी पाटलिपुत्र में। चेयरमैन उसके थे मोगलापट्टी तिस्सा। पैट्रॉन जो थे वो थे अशोक, मौर्य डायनेस्टी के थे। और रिमार्क में क्या है? अभिधम्म पिटक्का को कंपाइल किया गया। ठीक है, एंड मिशनरी एक्टिविटी टू स्प्रेड बुद्धिज्म इनटू द वर्ल्ड। ठीक, ये था थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल। इसके बाद अगर हम बात करें चौथे बुद्धिस्ट काउंसिल की, ठीक, तो चौथा जो बुद्धिस्ट काउंसिल था वो 78 एडी में हुआ था। ये आपको याद रखना है, ये सबसे आखिरी बुद्धिस्ट काउंसिल था जो कि 78 एडी में हुआ और इसकी जो लोकेशन थी वो थी कश्मीर। ठीक, इसकी जो लोकेशन थी वो क्या थी? कश्मीर। तो आपको याद रखना है जो चौथा बुद्धिस्ट काउंसिल था उसकी लोकेशन क्या थी? कश्मीर। इसके बाद अगर हम बात करें इसके चेयरमैन की, ठीक है, तो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल के जो चेयरमैन थे वो थे वासुमित्र और इसके एक वाइस चेयरमैन भी थे जिनका नाम था अश्वघोष। तो आपको याद रखना है इसके एक चेयरमैन थे और एक वाइस चेयरमैन। अगर हम चेयरमैन की बात करें तो चेयरमैन थे इसके वासुमित्र और जो वाइस चेयरमैन थे वो कौन थे? अश्वघोष। ठीक, इसके बाद अगर हम पैट्रॉन की बात करें तो ये थे कनिष्क। ठीक, ये कौन से राजा थे? कनिष्क। और ये आप जानते हैं कौन सी डायनेस्टी के थे? कुषाण डायनेस्टी। कुषाण के राजा थे, कुषाण डायनेस्टी के राजा थे कनिष्क। ठीक है, ये इनके फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में क्या थे? पैट्रॉन थे। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसमें क्या काम हुआ था? तो इसमें जो हमारा बुद्धिज्म था वो दो सेक्ट में बढ़ गया था, हीनयान और महायान। तो आपको याद रखना है ये हीनयान और महायान जो है इसका डिवीजन हुआ फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में। ठीक, जिस जो हुई थी 78 एडी में और इसका लोकेशन था कश्मीर। चेयरमैन इसके थे वासुमित्र और वाइस चेयरमैन जो थे वो थे अश्वघोष। ठीक,
पैट्रॉन की अगर हम बात करें तो वो थे कनिष्क, ठीक। और इसमें क्या हुआ था, देयर इज अ डिवीजन बिटवीन हीनयान एंड महायान, तो आपको ये याद रखना है, ठीक। और ये थी चारों बुद्धिस्ट काउंसिल। आपको चारों बुद्धिस्ट काउंसिल्स के ईयर याद रखने पड़ेंगे, लोकेशन याद रखनी पड़ेगी, मतलब इसमें कुछ भी समझने लायक कोई चीज नहीं है, ये आपको सिर्फ और सिर्फ रिमेंबर करना है कि कौन से बुद्धिस्ट काउंसिल में कौन चेयरमैन था, कौन पैट्रॉन था, क्या किस ईयर में हुआ था, क्या उसकी लोकेशन थी, कहाँ पे हुआ था। तो ये सारी चीजें जो हैं वो आपको नोट करके रखनी है। तो क्लियर है आपको ये, तो पहला बुद्धिस्ट काउंसिल, सेकंड, थर्ड और फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल के ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। इसके बाद हम बात करेंगे बुद्धिस्ट लिटरेचर की, ठीक है, बुद्ध का साहित्य, बुद्धिस्ट लिटरेचर, ठीक। देखिए अगर हम बात करें लिटरेचर की, ठीक, जैसे हम लोगों ने जैनिज्म का लिटरेचर पढ़ा था और वहां पर हमने देखा था कि जैनिज्म के जो मैक्सिमम लिटरेचर थे, या हम इनिशियल लेवल पर बात करें तो उनका जो लिटरेचर की जो भाषा थी वो थी प्राकृत, ठीक। लेकिन अगर हम बुद्धिज्म की बात करें, ठीक है, तो बुद्धिस्ट लिटरेचर की जो सबसे प्राइम लैंग्वेज रही है, मोस्टली जो उन्होंने कंपाइल किया वो था पाली लैंग्वेज में, ठीक है। तो इनका जो बेसिकली जितना भी लिटरेचर था वो किस में कंपाइल किया गया, इन दी पाली लैंग्वेज में, ठीक। अब यहां पर दो तरीके के लिटरेचर रहे हैं बुद्धिस्ट की, अगर हम बात करें तो दो तरीके के लिटरेचर रहे हैं। पहला लिटरेचर जो रहा है वो रहा है कैनोनिकल, कैनोनिकल, और दूसरा जो रहा है वो रहा है नॉन कैनोनिकल, ठीक। मतलब बुद्धिज्म के लिटरेचर को दो भाग में बांटा गया, एक था कैनोनिकल और दूसरा था नॉन कैनोनिकल। कैनोनिकल मतलब वो लिटरेचर जो गौतम बुद्ध ने स्वयं दिया था, मतलब गौतम बुद्ध ने जो शिक्षा दी थी उसको जो कंपाइल किया गया वो लिटरेचर को कहा गया कैनोनिकल, ठीक है। मतलब जो भी उन्होंने फॉलोअर्स को, अपने फॉलोअर्स को फॉलो करने के लिए जो बातें कही, या उन्होंने नैतिकता या सदाचार के बारे में जो बातें उन्होंने समझाई, ठीक है, या दर्शन शास्त्र या आध्यात्मिक विज्ञान के बारे में उन्होंने जो चीजें बताई, तो उन सारी चीजों को, मतलब उनकी कही हुई, मतलब अगर हम गौतम बुद्ध की बात करें तो उनकी कही हुई बात को जो कंपाइल किया गया लिटरेचर के फॉर्म में, तो उसको बोला गया कैनोनिकल लिटरेचर, ठीक। और ऐसे भी कुछ लिटरेचर हैं जो उनके बारे में है लेकिन उन्होंने वो बातें नहीं कही। अगर हम बात करें गौतम बुद्ध की, तो गौतम बुद्ध ने जो बातें शिक्षा दी या जो भी चीजें दी, ठीक है, जो भी चीजें उन्होंने सिखाई, अगर उसके लिटरेचर को कंपाइल किया गया तो उसको बोला गया कैनोनिकल लिटरेचर। लेकिन अगर हम नॉन कैनोनिकल लिटरेचर की बात करें तो वो भले ही गौतम बुद्ध के बारे में बात कर रहा हो, लेकिन गौतम बुद्ध ने उसमें कोई चीज नहीं ऐड की, मतलब वो चीजें गौतम बुद्ध ने नहीं बताई हैं, वो उनके राइटर्स कोई और रहे हैं, बस उन्होंने गौतम बुद्ध को एक्सप्लेन किया, मतलब उनके प्रीवियस बर्थ के बारे में या उनके फ्यूचर बुद्धा के बारे में, मतलब उन्होंने गौतम बुद्ध के बारे में बताया। तो ऐसे लिटरेचर को कहा जाता है नॉन कैनोनिकल। तो इसीलिए यहां पर जो बुद्धिस्ट लिटरेचर है वो दो भाग में बटा, एक था कैनोनिकल लिटरेचर और दूसरा था नॉन कैनोनिकल लिटरेचर, ठीक। सबसे पहले तो अगर हम बात करें तो मेनली तो ये कंपाइल्ड हुआ इन पाली लैंग्वेज में, ठीक। उसके बाद अगर हम बात करें कैनोनिकल लिटरेचर की, ठीक है, कैनोनिकल लिटरेचर मतलब उस लिटरेचर को जिसमें गौतम बुद्ध के द्वारा दी गई हुई शिक्षा को कंपाइल किया गया है, तो उसको बोला गया कैनोनिकल लिटरेचर। इसमें सबसे पहला आता है त्रिपिटक, जो अभी अपन ने पढ़ा था, ठीक है। त्रिपिटक का मतलब होता है बास्केट ऑफ नॉलेज, ठीक है। इसमें एक बास्केट है, बास्केट के अंदर वो सारी चीजें कंपाइल की गई हैं, ठीक है, जो गौतम बुद्ध ने जो बातें कही हैं, या जो अपने शिक्षकों को, जो अपने शिष्य हैं उनको जो बातें उन्होंने क्या करी हैं, सिखाई हैं, ठीक है। तो उसको क्या कहा गया, त्रिपिटक, ठीक। उसको क्या बोला गया, त्रिपिटक, दैट इज बास्केट ऑफ नॉलेज। इसके बाद अगर हम बात करें त्रिपिटक की, तो सबसे पहला है विनय पिटक, ठीक। मैंने आपको बताया था तीन पिटक के बारे में जब मैं बुद्धिस्ट काउंसिल बता रहा था, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, ठीक। तो सबसे पहले हम देखते हैं विनय पिटक में एक्चुअली में क्या कवर किया हुआ है, ठीक। तो विनय पिटक में बेसिकली जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स रहे हैं, ठीक है, मतलब जिन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया, मतलब एक तरीके से कहा जाए गौतम बुद्ध के फॉलोअर्स जो रहे, उनके किस तरीके से उनको रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना है, वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन किसमें दिए हैं, विनय पिटक में, ठीक है। मतलब जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स हैं, ठीक है, उनको क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने हैं
वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस कहाँ दिए हुए हैं? विनय पिटक में। ठीक, तो विनय पिटक में बेसिकली क्या दिया है? इट कवर्स रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलोड बाय द बुद्धिस्ट मॉन्क्स। जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स हैं वो जो रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करेंगे, वो पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन कहाँ दिए हुए हैं? विनय पिटक में। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें सुत्त पिटक की, ठीक है, तो इसमें बेसिकली डायलॉग्स और स्पीचेस दिए हैं जो कि बुद्धा ने दिया था। ठीक है, दैट डील्स विथ मोरालिटी एंड राइटिस्ट धर्मा। मोरालिटी का मतलब होता है नैतिकता, अगर हम बात करें हिंदी में, ठीक, तो इसका मतलब होता है नैतिकता। ठीक है, और राइटिस्ट धर्मों की बात की जाए तो इसका मतलब है सदाचार। ठीक, तो गौतम बुद्ध ने जो भी स्पीच दी है नैतिकता के बारे में, सदाचार के बारे में, वो सारी चीजें कहां कंपाइल की गई हैं? सुत्त पिटका में। ठीक, तो आपको याद रखना होगा सुत्त पिटका में क्या क्या है। जो भी स्पीचेस या जो भी भाषण जो दिया है गौतम बुद्ध ने नैतिकता के ऊपर और सदाचार के ऊपर, तो वो सारी चीजें कहां कंपाइल की गई हैं? सुत्त पिटका में। ठीक है, विनय पिटक में रूल्स एंड रेगुलेशन बताए गए हैं कि जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स को फॉलो करने हैं, और सुत्त पिटका में वो डायलॉग और स्पीचेस दिए हैं जो बुद्धा ने दिया नैतिकता और सदाचार के बारे में, डील्स विथ मोरालिटी एंड राइटिस्ट धर्म। क्लियर, तो वो कहां मेंशन्ड है? वो मेंशन्ड है सुत्त पिटका में। ठीक, इसके बाद जो तीसरा पिटका है वो है अभिधम्म पिटक। ठीक, अभिधम्म पिटक की बात करें तो इसमें जो बेसिकली दिया है, ये इसमें जो चीजें दी हैं वो बेसिकली दी हैं दर्शन शास्त्र के बारे में, फिलॉसफी के बारे में, दर्शन शास्त्र के बारे में, और अगर हम मेटाफिजिक्स की बात करें मतलब अध्यात्म विज्ञान। अध्यात्म विज्ञान मतलब अभिधम्म पिटक में क्या दिया हुआ है? एक तो मेटाफिजिक्स के बारे में और दर्शन के बारे में, फिलॉसफी के बारे में दिया है। ठीक, तो तीनों पिटक में आपको समझ में आया। विनय पिटक में रूल्स एंड रेगुलेशन दिए हैं जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स को फॉलो करने हैं। सुत्त पिटक में बुद्धा के डायलॉग्स दिए हैं जो उन्होंने मोरालिटी और राइटिस्ट धर्म के ऊपर दिया। और अभिधम्म पिटक में क्या दिया हुआ है? दर्शन शास्त्र और अध्यात्म विज्ञान के बारे में। ठीक, और आपको पता है कि पहले बुद्धिस्ट काउंसिल में विनय पिटक और सुत्त पिटक कंपाइल्ड हुआ, और तीसरे बुद्धिस्ट काउंसिल में क्या कंपाइल्ड हुआ? अभिधम्म पिटक। क्लियर है? ठीक, तो अभिधम्म पिटक, सुत्त पिटक और विनय पिटक, ये चीजें जी आपको क्लियर हुई। और ये कैनोनिकल लिटरेचर हैं। कैनोनिकल लिटरेचर इनको इसलिए कहा गया क्योंकि गौतम बुद्ध ने ये सारी बातें कही हैं और उसी को कंपाइल किया गया है। मतलब जो बातें गौतम बुद्ध ने कही हैं उसी को कंपाइल किया गया, उसी को बोला गया कैनोनिकल लिटरेचर। लेकिन अगर हम नॉन कैनोनिकल लिटरेचर की बात करें तो ये बातें गौतम बुद्ध ने नहीं कही, लेकिन इनमें भी गौतम बुद्ध के बारे में ही मेंशन है, इसीलिए उसको बुद्धिस्ट लिटरेचर की गिनती में काउंट किया गया। मतलब उन्होंने बताया गौतम बुद्ध के ही बारे में है, लेकिन ये बातें गौतम बुद्ध ने नहीं कही है। ठीक, तो नॉन कैनोनिकल लिटरेचर में जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल होता है बुद्धिस्ट लिटरेचर का वो है जताका। आपको याद रखना है कैनोनिकल लिटरेचर क्या है? त्रिपिटक। और अगर हम नॉन कैनोनिकल लिटरेचर की बात करें तो वो क्या है? जताका। ठीक है, इसमें बेसिकली क्या दिया है? देयर आर द कंपाइलेशन ऑफ द स्टोरीज फ्रॉम द प्रीवियस बर्थ ऑफ बुद्धा। ठीक है, मतलब बुद्ध के, गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म के बारे में कहानी जो है वो इस किताब में मेंशन्ड है, जताका में। ठीक है, मतलब इस लिटरेचर में मेंशन्ड है। तो इसमें क्या किया गया है? पूरी स्टोरीज का कंपाइलेशन किया गया है जो गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की है। ठीक है, गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की है। ठीक है, और ये नॉन कैनोनिकल लिटरेचर है क्योंकि ये गौतम बुद्ध ने नहीं बताया है। ठीक है, तो जताका जो है वो नॉन कैनोनिकल लिटरेचर है, और त्रिपिटक की अगर हम बात करें तो वो क्या है? कैनोनिकल लिटरेचर। आई होप कि आपको समझ में आया। बुद्धिस्ट लिटरेचर में आपको 3 पॉइंट्स याद रखने हैं। एक तो सबसे पहला तो ये पाली लैंग्वेज में लिखा, दूसरा इसको 2 भाग में बांटा गया, एक जो शिक्षा गौतम बुद्ध ने दी उसको कंपाइल किया गया, उसको बोला गया त्रिपिटक या कैनोनिकल लिटरेचर, और जो शिक्षा गौतम बुद्ध के बारे में बताया गया, उसके पूर्व जन्म के बारे में या उनके फ्यूचर के बारे में, ठीक, तो वो जो स्टोरीज हैं, ठीक है, वो कहां कंपाइल्ड हुई? जताका में, जो क्या है? एक नॉन कैनोनिकल लिटरेचर। क्लियर? तो कैनोनिकल लिटरेचर और नॉन कैनोनिकल लिटरेचर क्लियर हुआ आपको बुद्धिस्ट लिटरेचर। ठीक, अब इसके आगे हम देखते हैं कि बुद्धिज्म का स्प्रेड होने का कारण क्या था। देखिए, जैसे हमने जैनिज्म के बारे में पढ़ा था कि भाई जैन धर्म को स्प्रेड होने के कुछ कारण थे, ठीक है, वैसे ही बुद्धिज्म को भी स्प्रेड होने के, उसके फैलने के कुछ कारण रहे हैं।
तो अब हम इसको कारण देखना है कि इसमें रीजन क्या क्या रहे हैं। सबसे पहला और सबसे कॉमन रीजन रहा है कि इट ओपनली क्रिटिसाइज दी वर्णा सिस्टम। देखिए, मैंने आपको जैनिज्म के बारे में जब मैं पहले बता रहा था, तब भी मैंने आपको ये बताया था कि 6th सेंचुरी बीसी के लेट पीरियड में जो ये धर्म उत्पन्न हुए, इसके पीछे बहुत हद तक जो है वो ब्राह्मणों का प्रभुत्व जिस तरीके से वर्ण सिस्टम में बढ़ रहा था और बाकी जो जितने भी थे वर्ण सिस्टम में, उनको दबाया जा रहा था, इसी कारण से नए धर्म का उदय हुआ। और इन्होंने सबसे पहले जो हिंदू धर्म में या जो हम आर्यंस के धर्म की अगर हम बात करें, तो जो वर्ण व्यवस्था हुआ करती थी उसको ओपनली इन्होंने क्रिटिसाइज किया। ठीक है, जैसे जैनिज्म सबको इक्वल मानते थे, वैसे ही बुद्धिज्म भी क्या करे, सबको उन्होंने इक्वल माना। ठीक, दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये धर्म बहुत लिबरल था। ठीक है, एंड डेमोक्रेटिक ऑल्सो, मतलब यहां पर सबकी सुनवाई होती थी। ठीक है, और ये धर्म क्या था, बहुत लिबरल था। इस कारण से भी क्या हो गया, बुद्धिज्म जो हो गया वो काफी ज्यादा स्प्रेड हुआ। ठीक, इसके अलावा वुमेन्स भी एक बहुत बड़ा कारण रही, जो मैंने आपको जैनिज्म के केस में भी बताया था कि भाई जैन धर्म के लोगों ने भी वुमेन्स को जो है अलाउ किया था अपने यहाँ संघ में पार्टिसिपेट करने के लिए। यहां पर भी वुमेन्स को अलाउ किया गया। ठीक है, गौतम बुद्ध के कि संघ में वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक, तो वुमेन्स को अलाउ किया गया, एक रीजन ये भी रहा। इसके अलावा इन्होंने भी लोकल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया। देखिए, जैसा मैंने आपको बताया था कि जैनिज्म के स्प्रेड का सबसे बड़ा कारण था लोकल लैंग्वेज का इस्तेमाल करना, मतलब वो उन्हीं की भाषा में बात करते थे। तो इन्होंने भी क्या किया, उन्हीं की भाषा में पाली लैंग्वेज, मतलब जो रीजनल लैंग्वेज थी, उसमें कम्युनिकेट करना शुरू किया। तो जब आप उसमें उनकी खुद की भाषा में कम्युनिकेट करते हैं, तो उनसे आपका जुड़ाव जो होता है वो बढ़ता है। ठीक है, इसीलिए आप अगर आप जैनिज्म ले लीजिए चाहे बुद्धिज्म ले लीजिए, उनके फैलने का बहुत बड़ा कारण एक ये भी था कॉमन, कि उन्होंने रीजनल लैंग्वेजेस को प्रमोट किया था। अब इसके बाद बात करें रॉयल पैट्रोनेज, ये भी देखिए दोनों में कॉमन था। मैंने आपको बताया था कि जैनिज्म को फैलाने में भी राजा महाराजाओं का हाथ हुआ करता था, और यहां पर भी अगर हम बात करें तो राजे महाराजों का ही हाथ हुआ करता था बुद्धिज्म को बढ़ाने में। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल, जो दो सबसे बड़े एग्जाम्पल हैं, वो है अशोक और कनिष्क। ये दो सबसे बड़े जो राजा रहे हैं अपने समय के, उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार बहुत ज्यादा किया था। तो रॉयल पैट्रोनेज जैसा जैनिज्म को मिला था, वैसे ही बुद्धिज्म को भी मिला। ठीक, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि वर्धमान महावीर भी क्षत्रिय क्लेन के थे और गौतम बुद्ध भी किसके थे, सांख्या क्षत्रिय क्लेन के। ठीक, तो ये खुद राजा महाराजा रहे हैं, इस कारण से भी इनके धर्म को प्रचार प्रसार करने में इनको रॉयल पैट्रोनेज मतलब राजाओं का साथ इनको मिला। अब हम आगे देखेंगे और कौन कौन से राजा जो रहे हैं जिन्होंने बुद्धिज्म को प्रमोट करने में या बुद्धिज्म को फैलाने में मदद करी। तो रॉयल पैट्रोनेज मिला इनको भी। ठीक है, इसके अलावा इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा माध्यमिका मार्ग। माध्यमिका मार्ग मतलब ये एक्चुअली मैंने आपको बताया था, जब मैंने माध्यमिका मार्ग बताया तब मैंने आपको बताया था कि ये कहते थे कि भैया ना तो बहुत ज्यादा आप लग्जरी की तरफ जाओ। ठीक है, मतलब या तो नहीं तो आप बहुत ज्यादा या तो लग्जरी की तरफ मत जाओ। ठीक है, ठीक, लग्जरी की तरफ आप मत जाओ। ठीक है, या फिर अगर हम बात करें, ठीक है, तो बहुत ज्यादा आप ऑस्टेनिटी की तरफ भी मत जाओ। इन्होंने बताया था कि आप बहुत ज्यादा विलासित भी ना हो जाएं और बहुत ज्यादा तपस्वी भी ना हो जाएं, आप बीच का रास्ता अपनाएं। ठीक, तो इनका जो धर्म था वो बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं था। इसीलिए अगर आप नोटिस करें, जैनिज्म से ज्यादा बुद्धिज्म फैला। अगर हम वर्ल्ड लेवल पर बात करें तो जैन धर्म से ज्यादा बुद्धिज्म फैला। बुद्धिज्म फैलने का कारण ही यही था कि बुद्धिज्म उतना ज्यादा रिजिड नहीं था अपनी चीजों को लेकर के। ठीक, लेकिन जैनिज्म में क्या था, एक्सट्रीम ऑस्टेनिटी थी। मतलब अगर तपस्वी जीवन जीना है तो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पर जाके जीना है। लेकिन बुद्धिज्म के केस में ऐसा नहीं था। बुद्धिज्म में दोनों बातें कही गई, ना तो बहुत ज्यादा आप लग्जरी की तरफ जाइए और ना बहुत ज्यादा ऑस्टेनिटी की तरफ जाइए, आप एक बीच का मार्ग अपनाइए। और बीच का मार्ग जो होता है वो मैक्सिमम लोगों को कवर करता है, क्योंकि कोई बहुत ज्यादा लग्जूरियस भी नहीं हो रहा और बहुत ज्यादा ऑस्टेनिटी पे भी नहीं जा रहा। बीच के रास्ते के कारण तो माध्यमिका मार्ग जो रहा वो भी बुद्धिज्म को स्प्रेड करने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल उसने प्ले किया। क्लियर, देखिए बहुत सारे पॉइंट्स
जैनिज्म को स्प्रेड करने में भी और बुद्धिज्म को स्प्रेड करने में भी कॉमन रहे हैं। जैसे वुमेन्स का रोल वहां भी था, यहाँ भी है। यूज ऑफ रीजनल लैंग्वेज वहां भी था, यहाँ भी है। रॉयल पैट्रोनेज वहां भी था, यहाँ भी है। वर्ण सिस्टम की वो क्रिटिसिज्म वो भी कर रहे थे, ये भी कर रहे हैं। लेकिन कुछ चीजें इनकी जो हैं जिसको बढ़ावा देने में मदद मिली वो थी, एक तो माध्यमिका मार्ग। ठीक है, माध्यमिका मार्ग जो रहा बुद्धिज्म में, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहा, जिसके कारण बुद्धिज्म का फैलाव पूरे विश्व में हुआ। ठीक है, आज भी बुद्धिज्म अगर आप देखें तो बहुत सी जिस कंट्रीज में बुद्धिज्म है, ठीक है, तो बुद्धिज्म के फैलने का ये कारण था। ठीक है, तो आपको कारण समझ में आए क्यों बुद्धिज्म क्यों किस कारण से फैला। ठीक, अब हम बुद्धिज्म के इम्पैक्ट देखते हैं, उनके होने का, यहां पर इन्फ्लुएंस का, बुद्धिज्म का क्या कंट्रीब्यूशन रहा हमारे समाज में। ठीक, तो हम देखेंगे कंट्रीब्यूशन एंड इन्फ्लुएंस ऑफ बुद्धिज्म। ठीक है, बुद्धिज्म का क्या कंट्रीब्यूशन रहा सोसाइटी में। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। सोसाइटी में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा। सबसे पहली बात तो बुद्धिज्म ने डोर्स अपने ओपन किए वुमेन और शूद्रास के लिए। देखिए, मैंने आपको बताया था लेटर वैदिक पीरियड में सबसे ज्यादा खराब हालत जो थी वो इन दो वर्गों की थी, वुमेन और शूद्र की। ठीक, तो इन्होंने क्या किया, उसका एक तरीके से कहा जाए, इन्होंने अपने डोर्स जो थे वो वुमेन और शूद्र के लिए ओपन किए। ठीक, दूसरा कॉमन चीज है जो जैनिज्म में भी था, इन्होंने भी नॉन वायलेंस को एम्फेसाइज किया। ठीक है, और इन्होंने भी जानवरों को जीवित रखने के लिए, मतलब जो जानवरों की बलि दी जा रही थी उसका भी विरोध इन्होंने किया। ठीक है, तो इन्होंने भी क्या किया, नॉन वायलेंस को प्रमोट किया। ठीक, देखिए ये सारे इंपैक्ट जो हैं ये आपने देखा था जैनिज्म में भी। जैनिज्म में भी ये सारे इंपैक्ट थे, उन्होंने भी वुमेन और शूद्रास के लिए ओपन किया था। इसके अलावा उन्होंने भी नॉन वायलेंस को प्रायोरिटी दी थी, इन्होंने भी क्या दिया, नॉन वायलेंस को प्रायोरिटी दी। ठीक है, इसके अलावा बात करें, इट आस्क्स पीपल नॉट टू एक्यूमुलेट वेल्थ। इन्होंने साफ साफ अपनी इस बात को कहा कि भाई आप धन संपदा को जो है वो सृजन ना करें बहुत ज्यादा। ठीक है, बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट ना करें वेल्थ को। ठीक, तो इसका भी एक रीजन रहा जो इम्पैक्ट पड़ा सोसाइटी में। इसके अलावा इन्होंने जो प्रीच की सबसे ज्यादा वो की निर्वाणा में, मतलब उन्होंने साफ साफ कहा कि भाई देखिए हर चीज का एक ही मूल सारांश है, आप कंप्लीट नॉलेज लीजिए। ठीक है, तो कंप्लीट नॉलेज ही हर चीज का सॉल्यूशन है। ठीक है, ये इन्होंने बताया। ठीक है, तो हर व्यक्ति के लिए इन्होंने प्रीच किया कि भाई आपको निर्वाणा की तरफ जाना चाहिए, मतलब कंप्लीट नॉलेज की तरफ जाना चाहिए। ठीक है, तो ये इसके इम्पैक्ट रहे सोसाइटी के ऊपर। ठीक है, वुमेन्स और शूद्रों को ओपन किया इन्होंने दरवाजे, नॉन वायलेंस किया, नॉन वायलेंस को प्रमोट किया। फिर इन्होंने कहा कि भाई आप वेल्थ जो है वो एक्यूमुलेट ना करें, और इन्होंने कंप्लीट नॉलेज पर एम्फेसाइज किया। तो ये इसका इम्पैक्ट रहा सोसाइटी पर। अब अगर हम बात करें लिटरेचर की, तो इनका कंट्रीब्यूशन लिटरेचर में भी रहा। देखिए इनके जितने भी टेक्स्ट थे वो ज्यादातर टेक्स्ट पाली लैंग्वेज में थे, इसी कारण से इन्होंने पाली लैंग्वेज को भी स्प्रेड करने में मदद हुई, क्योंकि इनके जितने भी साहित्य थे वो किस में थे, पाली लैंग्वेज में थे। तो पाली लैंग्वेज को भी स्प्रेड करने में इन्होंने मदद करी। इसके बाद अगर हम बात करें तो बहुत सारी बुद्धिस्ट मॉनेटरीज बनाई गई। ठीक है, आज भी आप देखेंगे तो कई सारी आपको मॉनेटरीज मिल जाएंगी। ठीक है, इन्होंने क्या किया, बहुत सारे सेंटर्स बनाए लर्निंग के। जैसे अगर हम बात करें आज का नालंदा है, ठीक है, नालंदा जो है, या हम बात करें विक्रमशिला, ये सारे क्या बनाए थे इन्होंने, लर्निंग सेंटर बनाए थे, ग्रेट सेंटर्स ऑफ लर्निंग। ठीक है, अब अगर हम नालंदा की बात करें तो ये नालंदा कहाँ है, बिहार में। ठीक है, और विक्रमशिला जो है ये है वल्लाभी में, गुजरात में। ये कहाँ है, वल्लाभी, गुजरात में। ठीक, तो इन्होंने दो बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर्स बनाए थे लर्निंग के लिए। ठीक है, जो कि क्या था, एक नालंदा था और दूसरा क्या था, विक्रमशिला। नालंदा कहाँ है, बिहार में, और विक्रमशिला कहाँ है, वल्लाभी, गुजरात में। ठीक है, तो कई सारे इन्होंने लर्निंग सेंटर्स भी बनाए थे। इसके बाद अगर हम बात करें आइडल वर्शिप, देखिए अगर हम बात करें अपने उसमें, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो मूर्ति पूजन की जो शुरुआत हुई है वो बुद्धिज्म से हुई है। अगर आप यहां पर देखें तो जो सबसे पहले जो आइडल वर्शिप की शुरुआत हुई वो बुद्धिज्म में हुई, मतलब मूर्ति पूजन। ठीक है, यहां पर क्या किया गया, मूर्ति को ले, बुद्ध की मूर्ति का ह्यूमन स्टैच्यू बनाया गया गौतम बुद्ध का, और उसको पूजना स्टार्ट किया गया।
ठीक है। तो एक तरीके से कहा जाए तो आइडल वर्शिप की शुरुआत अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ जो बुद्धिज्म है, वहां से आइडल वर्शिप की शुरुआत हुई। जब पहली बार उन्होंने एक ह्यूमन स्टैच्यू बनाया बुद्धा का, ठीक है, फर्स्ट ह्यूमन स्टैच्यू, ठीक है। तो आइडल वर्शिप की शुरुआत हुई कहां से? बुद्धिज्म से। इसके बाद अगर हम बात करें आर्किटेक्चर की, ठीक है, तो बहुत सारे इनके टाइम पर आर्किटेक्चर भी बने। जैसे आज की डेट में अगर हम बात करें तो जो अपने स्तूप वगैरह हैं, ठीक है, स्तूप वगैरह हैं, ठीक है, जैसे अशोका ने सांची में जो सांची स्तूप बनवाया, ठीक है, तो ये सारे जो स्तूप बने, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो गांधार आर्ट इनके समय में फ्लरिश हुआ, ठीक है, ठीक है, इन्होंने कंट्रीब्यूट किया उसके फ्लरिशमेंट का। फिर इनके टाइम पे कई सारी केव्स बनाई गई, ठीक है, ठीक है। इसके अलावा कई सारे आर्किटेक्चर और बनाए गए, ठीक है। तो ये सारा इनका कंट्रीब्यूशन रहा आर्किटेक्चर में भी, ठीक है, जिसमें बेसिकली जो सबसे की पॉइंट रहा वो रहे स्तूप। हमारे जो आज स्तूप हैं, ठीक है, वो सब जो हैं वो बुद्धिज्म का ही कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स दी आर्किटेक्चर। तो स्तूप हो गया, गांधार आर्ट हो गया, केव हो गया, आर्किटेक्चर, ये सारी चीजें जो थी वो बुद्धिज्म ने कंट्रीब्यूट किया इन आर्किटेक्चर, ठीक। तो ये बुद्धिज्म का कंट्रीब्यूशन था। सबसे पहले तो सोसाइटी की बात करें तो वुमेन और शूद्र को इन्होंने अलाउ किया, नॉन वायलेंस इन्होंने प्रमोट किया, वेल्थ एक्यूमुलेट करने का इन्होंने सलाह नहीं दी, कंप्लीट नॉलेज की बात करी, पाली लैंग्वेज को स्प्रेड किया, नालंदा और विक्रमशिला जैसी ग्रेट ग्रेट सेंटर्स बनाए गए लर्निंग के लिए। इसके अलावा आइडल वर्शिप की शुरुआत हुई बुद्धिज्म में और आर्किटेक्चर में, ठीक है, जिसमें बेसिकली हमारे स्तूप और गंधर्व आर्ट रहे, ठीक। तो ये था कंट्रीब्यूशन और इन्फ्लुएंस बुद्धिज्म का, ठीक। अब इसके बाद हम देखते हैं कि कौन कौन से राजे महाराजे रहे जिन्होंने बुद्धिज्म को प्रमोट करने में सहायता करी। तो हम रॉयल पैट्रॉन्स पे जाएंगे, कौन कौन से राजे महाराजे रहे जिन्होंने बुद्धिज्म को स्प्रेड करने में मदद करी। तो सबसे पहले थे बिंबिसार और अजातशत्रु, ठीक है, ये हरियाणा डायनेस्टी से रिलेटेड थे। इसके बाद बात करें तो प्रद्योत नाम का एक राजा था अवंती का, ठीक है, अवंती का एक रूलर था प्रद्योत, उसने भी बुद्धिज्म को फैलाने में बहुत मदद करी, ठीक। इसके अलावा एक इंडो ग्रीक रूलर था मिनेंडर या मिलिंद बोलते थे इनको, ठीक है, मिनेंडर या मिलिंद की बात करें, ये इंडो ग्रीक रूलर था, ठीक है। इसने भी बहुत सहायता करी थी बुद्धिज्म को फैलाने में। इसके बाद बात करें कनिष्क की, तो मैंने आपको बताया था कनिष्क जो थे वो कुषाण डायनेस्टी से रिलेटेड थे, ठीक है। इन्होंने तो बहुत ज्यादा, इनके समय में तो बुद्धिस्ट काउंसिल ही हुई थी, अजात शत्रु के समय में भी क्या हुई थी? बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, ठीक। तो इन्होंने तो बुद्धिस्ट काउंसिल तक कराई थी, ठीक। तो ये सारे जो है इंपॉर्टेंट थे। फिर इसके बाद हर्षवर्धन जो वर्धना डायनेस्टी के जो थे, उन्होंने भी बहुत हद तक मतलब सहायता करी थी बौद्ध धर्म को फैलाने में। फिर इसके बाद पाल डायनेस्टी जो ईस्ट में राज करती थी, गोपाल, धर्मपाल और रामपाल, इन्होंने भी काफी ज्यादा वो किया। और अशोक ने तो बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया था। इन्होंने तो अपने बेटे और अपनी बेटी तक को श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। तो ये सारे रॉयल पैट्रॉन्स थे, राजा महाराजा थे, जिन्होंने बुद्धिज्म को फैलाने में मदद करी थी। और इसी कारण से, इन्हीं राजा महाराजाओं के कारण से ही बौद्ध धर्म जो था वो इतना ज्यादा फैला था, ठीक है, बौद्ध धर्म जो था वो इतना ज्यादा फैला था, ठीक है। तो ये सारे रॉयल पैट्रॉन्स थे, आप नोट कर सकते हैं इनको। इन इन राजाओं ने क्या किया? बौद्ध धर्म को फैलाने में मदद करी, ठीक। राइट फ्रॉम बिंबिसार से लेकर के अशोक, कनिष्क, हर्षवर्धन और पाला रूलर तक। क्लियर है आपको ये? ठीक। तो ये था रॉयल पैट्रॉन्स, ठीक। अब इसके बाद हम कुछ कारण देखेंगे कि भाई इतना अच्छा रिलीजियन, इतना सब कुछ वेल इस्टेब्लिश्ड, फिर ये रिलीजियन का डिटोरेशन क्यों हुआ, डिक्लाइन क्यों हुआ? अगर आज की डेट में हम बात करें तो जो बुद्धिज्म हमारे देश में जिस धर्म का जन्म हुआ वो आज हमारे देश से ही खत्म हो गया, ऐसा क्यों हुआ? आज अगर आप देखें तो हमारे देश में अगर हम बात करें आज की डेट में, तो बुद्धिज्म को फॉलो करने वाले बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट लोग मिलेंगे। तो इतना बढ़िया धर्म, इतना अच्छा धर्म चल रहा था और इतने सारे राजा थे इसको प्रमोट करने के लिए, तो फिर ये धर्म जो हुआ वो धीरे धीरे हिंदुस्तान से विलुप्त क्यों होता गया? इसके पीछे का रीजन क्या है? ये विलुप्त होने का कारण क्या है?
तो हमें ये कारण समझना पड़ेगा कि बुद्धिज्म जो था वो इस तरीके से क्यों डिक्लाइन हो गया। ठीक, तो सबसे पहला जो रीजन था, ठीक, देखिए इनिशियल लेवल पर तो इन्होंने रिफॉर्म्स लाने का प्रयास किया, मतलब इन्होंने वुमेन्स को अधिकार दिए, शूद्रों को अधिकार दिया, नॉन वायलेंस पर बात करी, ये सारी चीजें करी, रिचुअल्स का वगैरह का इन्होंने विरोध किया। लेकिन धीरे धीरे इवेंचुअली जैसे जैसे समय बढ़ता गया ये लोग उसी तरफ वापस जाते गए जहां से लोगों को इन्होंने बाहर निकाला था। मतलब देखिए, आप जिस रास्ते के बारे में लोगों को बता करके आप अपने धर्म की तरफ लेके आए और बाद में अगर आप उसी रास्ते पर जाने लगे तो जाहिर सी बात है लोग आपसे खफा हो जाएंगे कि भैया अगर आपको उसी रास्ते पे जाना था जो हमारा पहला धर्म था, हमने उसी को क्यों नहीं प्रमोट किया, हम आपके पास क्यों आए। ठीक, तो इनिशियल लेवल पर तो इन्होंने रिफॉर्म्स किए, लेकिन धीरे धीरे फिर ये भी रिचुअल्स और सेरेमनीज में लग गए, या धीरे धीरे ये भी हिंदू धर्म की जो आइडियोलॉजी थी उस तरफ थोड़ा सा टिल्ट होना इन्होंने शुरू कर दिया। तो पहला तो रीजन ये था। दूसरा ये जब ये था, धीरे धीरे इन्होंने पाली लैंग्वेज से हटके संस्कृत लैंग्वेज को अडॉप्ट करना शुरू कर दिया। ठीक, अब देखिए आर्यों की लैंग्वेज ही संस्कृत हुआ करती थी। ठीक, आप संस्कृत से उनको लोगों को लेकर के पाली की तरफ आए, आपसे लोग जुड़े ही इसीलिए थे कि आप रीजनल लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे थे, पाली लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन धीरे धीरे आप वापस से जो आर्यों की भाषा हुआ करती थी संस्कृत, उस तरफ जाने लगे, तो ये भी लोगों को खफा करने लगा। फिर इसके बाद ब्राह्मणों ने अपने रिलीजियन में काफी रिफॉर्म किए। देखिए जो ब्राह्मण समाज थे, जो धर्म था, वो ये समझ गया कि यार हमें अपने रिलीजियंस में कुछ ना कुछ रिफॉर्म करना पड़ेगा। ठीक, अगर हमें अपना कोई वजूद रखना है तो हमें अपने रिलीजियन में रिफॉर्म करना पड़ेगा। तो धीरे धीरे इन्होंने भी क्या किया, जानवरों की जो बलि हो रही थी उसको धीरे धीरे रोकना शुरू किया। तो एक तरीके से इन्होंने भी क्या किया, अपने रिलीजियंस में रिफॉर्म लाया। ठीक है, ताकि ये बुद्धिस्ट जो हैं उनको चैलेंज कर सके। ठीक, तो तीसरा रीजन तो ये था। उसके बाद अगर हम चौथा बात करें तो देखिए बुद्धिज्म जो था वो कई सेक्ट में बढ़ गया था। जैसे हीनयान अलग चल रहे थे, महायान अलग चल रहे थे, वज्रयान अलग चल रहे थे। ठीक, तो ये क्या हुआ, बुद्धिज्म जो हो गया वो कई सारे सेक्ट्स में बढ़ गया, स्प्लिट हो गया। इस कारण भी क्या हुआ, बुद्धिज्म का धीरे धीरे क्या होने लगा, डिक्लाइन होने लगा। इसके बाद अगर हम बात करें, इन्होंने भी आइडल वर्शिप शुरू कर दी। ठीक है, मतलब मूर्ति पूजन की शुरुआत इन्होंने कर दी। ठीक है, और ये उस कालखंड में फंस गए। ठीक है, जहां लालच और अगर हम बात करें मटेरियल लाइफ की, ठीक है, ये उस माया जाल में फंस गए। ठीक है, मतलब लालच और भौतिक जीवन, ठीक है, के दृष्टांत में फंस गए ये। ठीक है, आइडियल वर्शिप में कारण। ठीक है, तो इस कारण से भी क्या हुआ, बुद्धिज्म का क्या हुआ, डिक्लाइन हुआ। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज था, काफी सारे बुद्धिस्ट का परसुएशन किया गया। परसिक्यूशन मतलब बुद्धिस्ट को मारा गया काफी सारे। ये जो शुंग डायनेस्टी के थे, गौर डायनेस्टी के थे, हूण के थे, तुर्किश इन्वेडर थे। ठीक, ये अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के चक्कर में इन्होंने बुद्धिस्ट को परसिक्यूशन बहुत लंबे स्तर पर किया। बहुत बड़े स्तर पर बुद्धों को क्या किया गया, मतलब परसिक्यूशन किया गया, मतलब उनको मारा गया। तो उसका भी एक रीजन था। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करें साउथ इंडिया की, तो साउथ इंडिया में शेवाइट्स और वैष्णवाइट्स ने इनका बहुत ज्यादा अपोज किया। शेवाइट्स मतलब वो जो शिव जी को मानते थे, ठीक है, और वैष्णवाइट्स मतलब वो जो विष्णु जी को मानते थे। तो इन लोगों ने भी क्या किया, साउथ इंडिया में इनका बहुत ज्यादा अपोज किया। और एक टाइम के बाद रॉयल पैट्रोनेज इनको नहीं मिला। देखिए मैंने आपको बताया था, किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार होने के लिए आपको राजे महाराजे मतलब रॉयल पैट्रोनेज का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। ठीक, अब पाला रूलर्स के बाद से कोई भी, जैसे अगर हम गुप्ता वंश की बात करें, तो वो ज्यादातर जो थे वो वैष्णवाइट्स थे। उन्होंने वैष्णविज्म को प्रमोट किया। उन्होंने बुद्धिज्म के ऊपर कोई भी बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। तो जो फ्यूचर के राजा थे उन्होंने किसी ने भी बुद्धिज्म के ऊपर ध्यान नहीं दिया। तो इस कारण से भी क्या हुआ, बुद्धिज्म धीरे 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 डिक्लाइन होता गया। ठीक, तो ये सारे कारण थे जिसके कारण बौद्ध धर्म जो था, जो इतना अच्छा धर्म था, जो इतने अच्छे से स्प्रेड हुआ था, अशोक कनिष्क जैसे रूलर जो थे जिस धर्म को प्रमोट कर रहे थे, धीरे 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 वो धर्म जो है वो
इंडिया से अगर हम बात करें तो खत्म होता गया। क्लियर है? तो यहां पर आकर के हमारा बुद्धिज्म कंप्लीट होता है। हमने जितने भी बुद्धिज्म से रिलेटेड जितनी भी चीजें थी हमने उसको पढ़ लिया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में, जैसा कि हम बाकी उसमें कर रहे थे, नेक्स्ट क्लास में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे, एमसीक्यूज, जो प्रीवियस ईयर्स वनडे एग्जाम्स में आए हुए हैं, और हम उसको सॉल्व करेंगे। एंड मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप कल जब उस क्वेश्चंस को पढ़ें, जब कल आप क्लास अटेंड करें, तो पहले आप ये दोनों पार्ट्स की थ्योरी लेक्चर को अच्छे से पढ़ लें, ताकि आपके जो उसमें एक बुद्धिज्म से रिलेटेड जो भी कंसेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएं, और उसके बाद फिर आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आसानी से आपको क्वेश्चन जो है वो बनेंगे। याद रखिएगा, बुद्धिस्ट काउंसिल के प्लेसेस, ईयर, पैट्रॉन, चेयरमैन, ये सारे आपको याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो लास्ट में गाइज मैं वही लाइन कहूंगा कि अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए। हमारी हिस्ट्री की जर्नी ऐसे ही चलती रहेगी कंटिन्यूअस, जब तक हम मॉडर्न हिस्ट्री को कंप्लीट नहीं कर देते। आई होप कि आपको हमारा लेक्चर पसंद आ रहा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट उठता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। आई विल रेस्पॉन्ड यू इन अ वेरी क्विक टाइम। सो गाइज, थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद, नमस्कार।